तो कैसे हैं आप हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज लेके आने वाला आ रहा हूँ, जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू एक्सपेक्टेड, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत ही रिसर्च करके जो 20 क्वेश्चंस बनाए हैं, वो हर सब्जेक्ट के होंगे। मतलब हिस्ट्री का होगा, इसके बाद आपका सिविक्स का होगा, जियो के होंगे, ठीक है, एंड आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। मतलब चारों बुक है ना, उसमें सबके 20 क्वेश्चन आप भी करके जाओ। बस ये 20 क्वेश्चन आप कर लो, बस और कुछ नहीं। आप ये 20 क्वेश्चन करके चले जाओ। इस 20 क्वेश्चन से आपके जितने भी एमसीक्यूज होंगे आप वो कर लोगे, ठीक है। इससे पहले लेकिन आपको दो काम करने हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप दो काम करो। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके, अगर आपने मेरी वीडियो एसएसटी की शॉर्ट वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाओ। चैनल का आपको ऊपर नाम दिख रहा होगा, ताज अकेडमी। इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीरीज को करने के लिए। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आपको अपने पास पहले एक पेन ले लो, ठीक है, और एक कॉपी रख लो, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ चीज़ें भी बताता चलूँगा साथ साथ जो इम्पोर्टेंट होने वाली हैं पूरे हिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपको हो सकता है कि वन वर्ड में आ जाए, हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में जो पड़ जाए, तो हम उसको करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना आप कर लो, उसके बाद हम करते हैं। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा, आपके पास पेन कॉपी होंगी, तो चलो हम शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन पे आप नज़र मारो, क्या बोल रहा है, फाइंड द करेक्ट मैच। हमें करेक्ट मैच करनी है, मतलब हमें मिलाना है, मिलान करना है, कौन सही है। विस्मार्क जो हमारे हैं वो कहाँ के हैं बताओ जी। विस्मार्क हमारे जो हैं वो इटली से हैं? नहीं जी, इटली के तो नहीं लग रहे हैं मुझे। मैजनी जर्मनी के जी, ये भी देखते हैं। कैवियर हमारे क्या है, पूरा नाम डी कावूर था हिंदी में, ब्रिटेन। और मैटरनिक यानी ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, बिस्मार्क जो थे वो तो भाई जर्मनी के थे। इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई करवाया था, ठीक है। जर्मनी में उनकी बड़ी भूमिका थी उसको यूनिफाई करने में, उसका एकीकरण करने में। मैजनी थे, ठीक है, मैजनी थे, जूसिफाई मैजनी, वो भी हमारे कहाँ के थे, इटली के थे। ये तो भाई नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। कैवियर कहाँ के थे? कैवियर भी हमारे क्या थे, वो इटली के, ठीक है। अपने ब्रेन ऑफ इटली बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही इन्होंने अपने बहुत ही यार कहते तो डिप्लोमेटिक लीडर हुआ करते थे। इन्होंने इटली को यूनिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बचे आपके मैटरनिक, ठीक है। तो भाई मैटरनिक ऑस्ट्रिया के बचाएगी, और ऑस्ट्रिया के थे, ये ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ठीक है। ऑस्ट्रियन चांसलर थे भाई ये। और इन्होंने क्या किया था, आफ्टर नेपोलियन वॉर के बाद यूरोप को रिकन्स्ट्रक्ट कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? हाँ, ड्यूक मैटरनिक, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। और जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, मैं शायद कम लिखूँ, पर आप मेरी बात सुन के जो आपको की पॉइंट लगते हैं वो कॉपी में नोट करते चलना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड। याद रखना, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और फिर गलत कर देते हैं। यहाँ पे बोला है बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं रिलेट करता, किससे? यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के यूनिफिकेशन से, यानी इटली के यूनिफिकेशन से कौन सा स्टेटमेंट रिलेट नहीं करता है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा नहीं करता है भाई। जीसीपी मैजिनी फॉर्म्ड सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द डिसमिनेशन ऑफ द गोल, बिल्कुल सही। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जीसीपी मैजिनी, बिल्कुल सही है। आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, बनाती, ठीक है। पहले यंग इटली तक नाम रखा था, याद होगा ना आपको, उसका नाम था यंग इटली था। फिर बाद में जाके उसका नाम क्या कर था, यंग यूरोप ना, बाद में पड़ गया था। अच्छा, इसके बाद आपको चीफ मिनिस्टर डी कैवियोर, यानी कैवियोर लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन इटली, बिल्कुल सही, ये भी सही बात है भाई। डी कैवियोर थे, बहुत डिप्लोमेटिक लीडर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उसके इटली के यूनिफिकेशन में, मूवमेंट में, बिल्कुल सही बात सही बोल रहे हैं। इन 1816 विक्टर एमल सेकेंड वॉज द प्रोक्लेम एट द किंग ऑफ इटली, बिल्कुल सही। जब 1860 में जब यूनिफिकेशन हो गया इटली का, तो जो किंग बनाया गया वो क्या था, विक्टर एमल सेकेंड ही था। यानी अब जो बचा हमारा, ये तीनों बात तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ये सारी बातें जो चीज़ें वो तो रिलेट कर रही हैं। अब जो नहीं रिलेट कर रही है वो देखते हैं। अब सिंपल बच गया, आपको आंसर मिल गया होगा। ओटोमन विस्मार्क वॉज आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, बिल्कुल गलत। ये आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन तो थे, बट इटली के नहीं थे। कहाँ के थे? हाँ बेटा, सही कह रहे हो, जर्मनी के, ठीक है।
और जिसको आंसर पता भी चल रहा है ना तो वो कमेंट भी कर सकता है। ओके, कमेंट भी कर दो ताकि आगे बच्चों को मिल जाए ना, क्वेश्चन वाइज कमेंट कर देना। तो इसका हमारा आंसर जो पूछा हुआ कि नॉट रिलेटेड, वो कौन सा होगा बताइए? उसका आंसर होगा बिल्कुल सही डी ऑप्शन। ठीक है, जो बिस्मार्क थे वो इटली से यूनिवर्सिटी रिलेट नहीं करते। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, तो आपको भी आसानी लग रहा होगा। देखो क्या क्वेश्चन बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, मतलब कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? हिंदू किया था, ठीक है, सुधारक किया था, केसरी किया था, प्रताप किया था? केसरी किया था, बिल्कुल सही। केसरी न्यूज़पेपर उन्होंने स्टार्ट किया था, वो भी कौन सी लैंग्वेज में किया था? मराठी लैंग्वेज में, बिल्कुल राइट बेटा, मराठी लैंग्वेज में किया था। और कौन सी तारीख को, अगर आ जाता तो मैं बता देता हूँ आपको, 4 जनवरी 1881 में किया था। ठीक है, तो ये केसरी उन्होंने लॉन्च किया था, स्टार्ट किया था बाल गंगाधर तिलक ने इस तारीख को। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मराठी लैंग्वेज में किया था, नोट करते चलना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चलो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलें। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमें अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब हमें इसको ऑर्डर वाइज सेट करना है कि पहले क्या, पहले क्या, पहले क्या, पहले क्या। तो हम क्या करेंगे इन ऐसे क्वेश्चनों के लिए, हम पहले ना जो भी इवेंट है, सब एक कुछ ना कुछ इवेंट है, या कुछ इवेंट होंगे या कुछ मतलब बुक्स वगैरह लिखी होगी, कुछ मैसेज वगैरह समथिंग ऐसा कुछ होगा। तो कुछ भी जो भी इवेंट कह लो, उन सब इवेंट की क्या ईयर से, किस इवेंट में वो चीज़ हुई थी, हमें वो लिख लेना। ठीक है, मोस्टली सारे आपके अंदर आपको इवेंट ही दिखेंगे, सब इवेंट होंगे, तो हम वो इवेंट को चेक करेंगे कि वो सब इवेंट कौन कौन से टाइम में हुए थे। ठीक है, चलो शुरू करें। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, कि प्रिंट कल्चर ने एक कंडीशन तैयार कर दी थी किसके लिए? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के। बिल्कुल सही है, लेकिन कौन से ईयर में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन? 1789 में। ठीक है, बिल्कुल सही। मार्टिन लूथर राइटिंग अ लेटर टू बिगिनिंग द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के लिए कुछ लिखा था, शुरुआत की थी उसके लिखने के लिए, एक राइटिंग लेटर लिखा था, कुछ उन्होंने एक राइटिंग करी थी, कहते थे एक थीसिस लिखी थी जिससे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। बट कब हुआ था स्टार्ट? वो हुआ था 1517 में। ठीक है, 1517 में मार्टिन लूथर ने क्या करा था, एक थीस लिखी थी जिसका नाम था 95 थीस। इस थीस में उन्होंने जो वहाँ के जो कैथोलिक चर्च थे उनके रिचुअल्स के खिलाफ, यानी उनके खिलाफ उन्होंने स्पीच दी थी और उसमें कुछ कड़ी आलोचना, क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, और उसकी एक कॉपी उन्होंने वहाँ के एक चर्च था, फेमस चर्च था जर्मनी का। ठीक है, चर्च का नाम मेरे को याद आ रहा है, हाँ, विटनबर्ग करके चर्च था। ठीक है, विटनबर्ग करके चर्च था, उस चर्च के सामने उन्होंने वो कॉपी पोस्ट कर दी थी, और वहीं से ये जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो वहाँ से स्टार्ट हो गया था। पर कहाँ हुआ था वो आप देख लो, वो स्टार्ट का वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था 1517 में। ठीक है, आप ईयर याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ईयर पे ध्यान रखना है, ईयर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, आप नेक्स्ट की क्या बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं। इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ बाइबल, कब नहीं पता जिसको बता दूँ मैं, मिड ऑफ 16th सेंचुरी। ठीक है, 16th सेंचुरी के मिड में उन्होंने मैसेज दिया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है, जोहान गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस। इन्होंने कब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंट किया? इन्होंने क्या था अराउंड 440 में। ठीक है, 440 कह लो, बहुत सी बुकों में 436 मिलेगा, बहुत सी बुकों में 448 लिखा होगा, तो अराउंड 40 हम मान के चलते हैं, लगभग अराउंड 40। तो देखो अब सीरीज आपकी बन गई, अब ऑर्डर आपका रेडी हो गया। कैसे बना ऑर्डर देख लो, ऑर्डर रेडी हो चुका है। ऑर्डर कैसा है? सबसे पहले क्या आ रहा है? प्रिंटिंग प्रेस, यानी फोर्थ, पहला ऑर्डर क्या है, फोर्थ पे आ रहा है। उसके बाद अगला देखो, फोर्थ के बाद आपका 15th सेंचुरी वाला ये आ गया आपका कितने नंबर पे? सेकंड नंबर ये हो गया। फिर 16th सेंचुरी थर्ड, और लास्ट में क्या आ रहा है? 1। तो ऑप्शन हमारे क्या होंगे? फोर्थ, फिर सेकंड, ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड और लास्ट में 1। चलो आंसर देखते हैं। ठीक है, आपको दिख गया होगा आंसर, देखते हैं आंसर। आ जाओ नीचे, आंसर है हमारे पास, देखो तो कौन सा है? डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन देखो वही आ रहा है, फोर्थ, सेकंड, ठीक है, उसके बाद थर्ड और फर्स्ट। तो उसका आंसर जो है वो आपका डी है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा? देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे हिस्ट्री वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ आपके सपोर्ट्स में हैं, कुछ मैंने
को सैम्पल पेपर से निकाले हैं। तो ऐसे करके मैंने पूरी 2020 की सीरीज बनाई है। तो देखो इस फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिज़ाइन द ट्राई कलर ऑफ इंडिया इन 91? किसने डिज़ाइन किया था? बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है मुझे मिसप्रिंट है, पर फिर भी इसके आंसर के अकॉर्डिंग बता दूं कि क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि किसने जो ये ट्राई कलर था वो किसने प्रेजेंट किया था, पहली बार किसने फर्स्ट टाइम किसको 1921 में किसने इसको प्रपोज किया था ट्राई कलर के लिए? तो वो था हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सबसे पहले बार इसको प्रपोज किया था कि हम एक ट्राई कलर हमने चाहिए, तिरंगा चाहिए हमें, उसके लिए उन्होंने प्रपोजमेंट दी थी। ठीक है, तो लेकिन जो ये जो क्रिएटेड था, मतलब जिसने ये ट्राई कलर बनाया है, उनका नाम पता क्या है? उनका नाम है पिंगली। ठीक है, पिंगली वेंकैया, इनका नाम है पिंगली वेंकैया। स्पेलिंग हो सकती है थोड़ी सी, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये थे जिन्होंने कह सकते हो हमारा नेशनल फ्लैग को जिन्होंने क्या क्या क्रिएट किया है या डिजाइन, बट प्रपोज करने वाले महात्मा गांधी थे। तो इसका आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा? महात्मा गांधी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि व्हाट डज द टर्म पिकेट टू? ये पिकेट टर्म जो है ना वो किसके लिए दर्शाता है, क्या दर्शाता है? पिकेट टर्म क्या दर्शाता है, रिफर मतलब क्या दर्शाता है? तो मैं बताऊं, पिकेट टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो पिकेट टर्म जो है बेसिकली जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था इंडिया के अंदर, ठीक है, असहयोग आंदोलन हिंदी में बोलते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ NCM, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब चल रहा था, तो उस समय लीकर शॉप को, मतलब शराब की दुकानों को बंद करने के लिए, ठीक है, ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक किया गया, और ताकि कोई परचेज ना कर सके, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उसके लिए यानी कि ब्लॉकिंग द गुड्स, यानी हम चाहते थे कि दुकान को बंद कर दें। ठीक है, तो वो सब दुकान को प्रोटेस्ट के दौरान जो हम दुकान को, शॉप को बंद करने के लिए, स्पेशली लिकर शॉप के लिए, ठीक है, दारू की दुकान के लिए अगर हम बंद करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते थे वो था पिकेट। तो इसका डी ऑप्शन सही है, प्रोटेक्टेड बाय द ब्लॉकिंग शॉप्स एंट्रेंस। ठीक है, बाकी बाइकआउट सेलिंग ही नहीं होगा, इसका आंसर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है कि हु सेड द स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट एलिमिनेटेड? ठीक है, बहुत अच्छी बात कही थी। ठीक, किसने कही थी ये तो हमें देखना है कि उन्होंने कहा था कि स्वराज तब तक नहीं मुमकिन है, तब तक नहीं आ सकता जब तक अनटचेबिलिटी को, यानी छुआछूत, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? छुआछूत। ठीक है, छुआछूत नहीं एलिमिनेट, मतलब नहीं खत्म हो सके, जब तक छुआछूत नहीं खत्म होगी तब तक स्वराज नहीं आ सकता। किसने कहा था? इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या वो हमारे जो ये लाइन कही थी जिन्होंने कहा था, क्या वो हमारे मोतीलाल नेहरू हैं? क्या हमारे वो महात्मा गांधी हैं? ठीक है, क्या वो हमारे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी लग सकते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही भी हैं, बहुत सारे मूवमेंट चलाए। BR अम्बेडकर, बच्चे कन्फ्यूज रखते हैं भाई, BR अम्बेडकर ने तो बहुत कुछ किया था महात्मा गांधी और इन दोनों के बीच में। ठीक है, BR अम्बेडकर वैसे उन्होंने काफ़ी लोअर कास्ट के लिए, कास्टिज्म के लिए काफ़ी कुछ किया है। ठीक है, सब जानते हैं, पढ़ा भी हो आप लोगों ने, नहीं जानता तो पढ़ लेना। ठीक है, बेसिकली ये लाइन जो कही थी वो कही थी महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, महात्मा गांधी थे, उन्होंने की थी वो लाइन कि जब तक स्वराज मुमकिन नहीं है, जब तक कि अनटचेबिलिटी को ना लिमिट किया जा सके। तो उन्होंने एक नाम भी दिया था कि भाई जो हरिजन है, जो लोअर कास्ट के जो है SC ST वाले लोग हैं, जो आप SC ST से नाम से जानते हो, उनको नाम दिया था कि वो हरिजन है। ठीक है, हरिजन नाम दिया था। ठीक है, हरि से जन्ने वाले, यानी भगवान के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, ये नाम दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी। ओके, चलो नेक्स्ट चलें। ओके, चलो 8वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? 8वें क्वेश्चन मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, फॉलोइंग मैच करो, बस इसमें सिंपल है, किसको किससे मैच करना है वो देखना है। चलो, बाबा रामचंद्र, क्या वो रिबेलियन इन गुरिल्ला हिल्स थे? नहीं। मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, तालुकदार, जवाहरलाल नेहरू, आदित्यनाथ। ठीक है, अब बंकिम चंद्र चटर्जी, तो मैं इनके बारे में कुछ आपको बातें बताता हूँ, आप समझ जाओ मैचिंग करना। ठीक है, बाबा रामचंद्र उन्होंने 1920 में क्या किया था? 1920 में एक बिगाड़ सिस्टम चलता था। ठीक है, इंडिया में था बिगाड़ सिस्टम। क्या था बिगाड़ सिस्टम? बिगाड़ सिस्टम के में ऐसा था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे या जो किसान थे, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, उनसे पीजेंट लोगों से काम करवा लेते थे और काम के बदले कुछ देते नहीं थे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं बिगाड़ सिस्टम। ठीक है, और ये कौन थे? ये जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे। ठीक है, जो लैंडलॉर्ड थे
जो ताल्लुकदार थे वो लोग ऐसा काम करवाते थे, ठीक है। तो उनके खिलाफ बाबा रामचंद्र ने एक मूवमेंट चालू किया था, ठीक है, और किसान और सभा भी स्टार्ट की थी, वो बाद में देखेंगे। तो बेसिकली बाबा रामचंद्र ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था इनके खिलाफ 1920 में, तो इसकी मैचिंग इससे हो गई। बंकिम चंद्र थी, आप अच्छे से जानते हो, इन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग लिखा था वंदे मातरम, ठीक है, इन्होंने नेशनल सॉन्ग लिखा था, क्या मालूम है आपको, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग लिखा था वो एक बुक में लिखा था, ठीक है, उस बुक का नाम था क्या, आनंदा नाथ। तो इसका मैचअप होगा ये। और कब लिखा था ये अगर बुक की बात हो रही तो ये बुक कब लिखी थी, 1882 में, ठीक है, इसमें बुक लिखी थी। अल्लूरी सीताराम राजू, ये बड़े पॉपुलर थे, ठीक है, इनको कहा जाता है भाई इनको कोई गोली नहीं छू सकती थी, कोई मतलब 2 बार इन्होंने गोलियां लगी और बच गई है, तो कहा था कि इनको देवी माँ के ऊपर से कृपा है, कोई मार नहीं सकता, ठीक है। तो ये थे रिबेलियन थे, मतलब विद्रोही थे, गुदैम हिल्स के जो थे, यानी गोंड जाति से थे, ठीक है, RRR मूवी वाले गोंड जाति बिल्कुल वहीं थे। तो अल्लूरी सीताराम राजू का जो लिंकअप होगा वो इनसे हो जाएगा, रिबेलियन से, ठीक है। और किसान सभा, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर 1920 में एक किसान सभा आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने इस बात का मूवमेंट किया था, इस बात के खिलाफ फाइट लड़ी थी कि भाई जो लैंडलॉर्ड थे और जो ताल्लुकदार थे ना, वो उनसे रिवेन्यू ज़्यादा ले रहे थे, ठीक है, तो वो ज़्यादा हाई टैक्सेस, हाई रेंट की डिमांड कर रहे थे, तो उन हाई रेंट को कम करने के लिए उन्होंने और किसान समाज की थी। तो ये किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये मैचिंग हो गई, ठीक है, आपको देख सकती है, देख लेना आप आराम से, बहुत सिंपल था। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ नोट करते चलना, लिख कम रहा हूँ, बोल ज़्यादा रहा हूँ, तो ध्यान देना, ओके, मेन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया असेट्स एंड ओरिजिनिंग वाला, ठीक है। इसमें बच्चे थोड़ा डरते हैं, बट डरने वाली बात नहीं, आप ना स्टेटमेंट को सही से पढ़ना, मतलब जो हमारे असेट्स है ना, इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से पढ़ो, स्टेटमेंट ही पूरी कहानी बताती है। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, स्टेटमेंट अच्छी समझ आ गई तो आपका काम हो गया, ठीक है। रीजन तो फिर हम बाद में उसमें जोड़ कनेक्ट करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है हमें, स्टेटमेंट क्या दे रखी है कि इन 1917 गांधी जी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स खेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। हाँ बिल्कुल सही, सत्याग्रह किया था उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गुजरात में है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक सत्याग्रह किया था, बेसिकली एक मूवमेंट किया था। वो किस लिए किया था, पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए। कैसा सपोर्ट करना था कि उस समय ना जो क्रॉप फेलियर हो गया था इंडिया के अंदर, और क्रॉप फेलियर हो गया था, और प्लेग एक बीमारी है प्लेग, उससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो वो टैक्स को नहीं देना चाहते थे, मतलब चाहते थे कि भाई जो उन पर जो टैक्स है ना वो उससे मतलब उनको आज़ादी मिल जाए, वो टैक्स को नहीं देना चाहते थे। तो इस चक्कर से, और वो अंग्रेज मान नहीं रहे थे, तो इसलिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया 1917 में। तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। क्या नेक्स्ट भी ऐसा कुछ है, देखते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो कुछ। हाँ, द पीजेंट वर अफेक्टेड क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, जो मैंने आपको बताया, दे कुड नॉट पे द रिवेन्यू, बिल्कुल सही, वो नहीं कर पाते थे। अवर डिमांडिंग रिवेन्यू कलेक्टेड रिलैक्स, हाँ चाहते थे रिलैक्स मिल जाए, बिल्कुल सही। तो रीजन भी देखो अपना भी से कनेक्ट हो गया, स्टेटमेंट हमने समझ आई तो रीजन भी समझ आ गया, इससे कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन आपको पहले मिल जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपको जनरली आपने इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, आपको पता है पहले रीजन ए आर ट्रू होते हैं, असेट्स एंड रीजन ट्रू, और ए जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है, ठीक है। मिल गया आसाम से, इजी इजी है, इजी बिल्कुल सिंपल 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 क्वेश्चन। देखो सिंपल से भी आसान होता है सिंपल, उससे आसान क्या होता है सिम, ये बिल्कुल सिंपल है, अभी सिम भी आएगा उससे भी आसान आएंगे। देखो नेक्स्ट चले, 10th पे चले। टेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है 10th, ये भी असेट्स एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। इट वॉज इसेंशियल टू प्रिजर्व अ फोक ट्रेडिशन, ठीक है, ये भी आपका नेशनलिज्म इंडिया से आ रहा है। इन ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशंस आइडेंटिटी एंड रिस्टोर द सेंस ऑफ प्राइड इन वन पोस्ट, बिल्कुल सही, कि बहुत आवश्यक हो गया था, बहुत जरूरी हो चुका था। क्या जरूरी हो चुका था, जरूरी ये हो चुका था कि हमें अपने फोक ट्रेडिशन को प्रिजर्व करना है, मतलब उसको सही रखना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक नेशन की आइडेंटिटी बनी रहेगी, और एक पोस्ट की तरह हम उसको रिस्टोर करेंगे। बेसिकली एक लाइन ये बोलना चाह रहे कि हम फोक ट्रेडिशन, हमारे जो लोकगीत होते हैं, लोक कथाएं, लोकगीत, बाल गीत, ठीक है, गाँव के जो गीत होते हैं, उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रीडम ला सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही चीज़ है। इसको हमें, अगर हम इसको जीवित रखेंगे तो इससे हमारे काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेशनलिज्म में हुई भी थी आगे, रीजन देखते हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बिगन कलेक्टिंग द बार्ड्स नर्सरी, और ये
बाल मतलब एक लोक कथाएं, कविताएं, ठीक है, और जो होते हैं किस्से कहानियाँ जो होती हैं दादी माँ की कहानी, बट ये जो किस्से कहानी दादी माँ वाली नहीं है, ये कहानियाँ हमारी हैं आज़ादी से रिलेटेड, आज़ादी से ताल्लुक़ रखती हुई, ठीक है, आज़ादी वाली कहानियाँ, फ्रीडम वाली। तो वो कहानियाँ इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? नहीं नहीं, जवाहरलाल नेहरू पे कहाँ टाइम था, वो नहीं गए थे भाई, नहीं गए थे वो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, टाइम नहीं था, मतलब वो नहीं गए थे। कौन गया था फिर? गए थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये गए थे। और कौन गए थे हमारे, ठीक है, डी नतीशा शास्त्री या डी शास्त्री बोल दो, ठीक है, ये लोग गए थे। ये थे हमारे, ये गए थे बंगाल में, ये बंगाल के थे तो ये बंगाल में गए थे, और ये थे हमारे मद्रास के तो मद्रास में गए थे, ठीक है, मद्रास, ठीक है, मद्रास लिखने में थोड़ा अजीब लगता होगा, मद्रास। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा पता है? इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? ये वाला आंसर। ए तो करेक्ट है, ये तो बिल्कुल ठीक है, बट ये इसका रीजन नहीं है, ये है भी नहीं, ये है भी नहीं वैसे भी, क्यों? ये जवाहरलाल थे ही नहीं, ये थे ही नहीं, इन्होंने कुछ कलेक्ट नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा सी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, 11 क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी? कौन सी मैनेजिंग एजेंसी नहीं थी? कब? हु कंट्रोल लार्ज सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कौन सी ऐसी एजेंसी या कौन सी ऐसी कंपनी नहीं थी जो इंडिया सेक्टर को कंट्रोल कर रही थी? भाई उस समय बर्ड हैगवर्थ था, ये भी था, ये भी था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब मुझे कैसे पता चला? सिंपल, मैंने कैसा लॉजिक लगा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय बिजी थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, तो उस समय वो इंडिया के अंदर जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी जो भी ब्रिटिश की जो कंपनीज थी, वो अपने देश के लिए ही प्रोडक्शन कर रही थी, वो अपने देश के लिए बिजी थी, ठीक है। तो इसलिए वो उनका पूरा कंट्रोल इंडिया पे नहीं था, उन पर कंट्रोल था, और यहीं पर ही हमें हेल्प मिली थी, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री को, उनको ही यहाँ पे ग्रो करने के लिए हेल्प मिली थी, ठीक है। अच्छा खासा मार्केट हो गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18th सेंचुरी इंडिया विटनेस डिक्लाइन ऑफ द पोर्ट टाउन, मतलब 18th सेंचुरी में कौन सा पोर्ट डिक्लाइन होने लगा था? डिक्लाइन मतलब होता है गिरना, कौन सा पोर्ट पे बिजनेस कम होने लगा था, गिरने लगा था? तो मैं बता दूं 18th सेंचुरी, ठीक है, यानी कि हम बात करें दो चीज़ें, 1715 से पहले और 1750 के बाद। यानी 1750 को हम क्या बोलते हैं? 1750 जो हमारा है बेसिकली ये आपका है एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, ठीक है, ये क्या है हमारा? एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, ठीक है। तो एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री से पहले की कहानी, यानी एज ऑफ इंडस्ट्री से पहले की कहानी की बात हो रही है, और उसके बाद की, यानी 1750 से पहले उससे। तो 1750 से पहले जहाँ पे बिजनेस होता था, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, उसके उस पे वो हमारे कौन कौन से पोर्ट थे? वो तो हमारे सूरत था, ठीक है, कौन था सूरत के बाद? और कौन सा था हमारा, बताओ? हुगली, बिल्कुल सही, और था हमारा मौसीपट्टनम, ठीक है, मौसीपट्टनम, ये मुसलीपट्टनम, ऐसा कुछ होगा, समथिंग देख लेना। लेकिन जब 1750 यानी आफ्टर एज ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया, यानी जब इंडस्ट्री इंडिया में लगने लग गई, तो हमारे ये जो सूरत और हमारे जो ये है हमारे सूरत हो गया, हुगली हो गया, मछलीपट्टनम, ये हमारे जो बंदरगाह थे, जो पोर्ट थे, इनका खात्मा हो गया। अब न्यू पोर्ट ने जगह ले ली, जो थे हमारे कौन कौन से? बॉम्बे थे और कोलकाता थे। बट हमसे क्वेश्चन क्या पूछा? डिक्लाइन किसका हुआ? डिक्लाइन किसका हुआ? सूरत का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जो होगा इसके अंदर, वो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सूरत, ठीक है, वो पोर्ट डिक्लाइन हो गया था। समझ आ गया आई होप। चलें अगले वाले क्वेश्चन पे, 13 पे चलते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। वीडियो बेटा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, बट सब्र करना, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरी हिस्ट्री भी समझा रहा हूँ ना। आप देखो हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उसके चैप्टर के बारे में जो चीज़ें हैं, मैं थोड़ी हिस्ट्री भी समझा रहा हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। थोड़ा धैर्य रख के वीडियो देखना, हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है, हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। चलो 13 क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नॉन एज द फिनिशिंग सेंटर क्लोथ एट द टाइम ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन? अब देखो ये तो आप जानते हो, आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है और आप सब समझ भी आ गया होगा, ठीक है। इसका आंसर लंदन भी है। चलो मैं आप बता देता हूँ, पहले आंसर इसका लंदन है।
पर मेरा सवाल था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं ना, 1 नंबर का आता है। तो मैं बता दूं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो टाइम होता है या वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो बिफोर सेटअप ऑफ मशीन या बिफोर सेटअप ऑफ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री सेटअप होने से पहले का जितना ही प्रोसेस होगा, मतलब सारी चीजें होंगी फैक्ट्री की तरह, बस एक छत के नीचे काम नहीं हो रहा होगा, एक छत के नीचे मशीनें नहीं लगी होगी, एक छत के नीचे लेबर नहीं हो रहे होंगे, बस ये है उससे पहले जो भी काम होता था गांव में जाकर, मतलब आप कह सकते हो कि कंट्री साइड में जाकर जो जितने भी मर्चेंट थे वो जाके काम करवाते थे, ठीक है, अलग अलग जगह पर, वो उसको बस कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया तो कंट्रोल करना ईजी हो गया था, तो उस प्रोसेस को बोला, वो क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके बेटा, ओके दोस्तों, तो इसमें था कि भाई उस समय यानी एट द टाइम ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कौन था फिनिशिंग सेंटर था, तो लंदन था, क्योंकि फिनिशिंग के लिए सारे काम तो वहीं होते थे, लेकिन बाद में फिनिशिंग के लिए कहा जाते थे हम लोग इंग्लैंड लंदन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, लंदन। बिल्कुल सही, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, 14 क्वेश्चन बस रह गए थोड़े से क्वेश्चन। फ्लाइंग शटल, ठीक है, द फ्लाइंग शटल वॉर यूज फॉर, फ्लाइंग शटल बेटा मैं बताता हूँ, जब उस समय जब नया नया मशीन का डेवलपमेंट हुआ था ना, जब मशीन का दौर आया था जब नया नया, तो उस समय एक मशीन कह लो या टूल्स कह लो जो सिलने के लिए, बुनने के लिए यूज होता था, तो वो था फ्लाइंग शटल। तो फ्लाइंग शटल बेसिकली किसके लिए, मैंने आंसर दे दिया, किसके लिए, वीविंग के लिए, बुनाई के लिए था। तो फ्लाइंग शटल किसके लिए यूज होता था, वीविंग। इसका आप देखना, पिक्चर भी देखना, आप गुल्ली जैसा मिलेगा आपको, ठीक है, इसका साइज कुछ ऐसा, आप जब देखोगे तो कुछ गुल्ली टाइप का ऐसा कुछ बना होगा, देखना इसको मिल जाएगा आपको, ऐसे कुछ थ्रेडिंग लगती है यहाँ पर, और फिर जाके वो बड़े बड़े से जो होते थे ना मशीनें सिलाई करने वाली, क्लोथिंग वाली, उसमें डाल देते थे। तो ये बेसिकली फ्लाइंग शटल होता है वीविंग के लिए, ठीक है, किसके लिए, बुनाई के लिए, हिंदी में बोलते हैं इसको बुनाई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले इसी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हु यूजली हेल्प द इंडस्ट्री टू गेट न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू रिक्रूटमेंट मतलब बेटा समझ लो यहाँ पे क्या, जॉब, नई जॉब इन द इंडस्ट्रीज, मतलब इंडस्ट्रीज में नई जॉब के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, मतलब जो आगे जो बिजनेसमैन थे उनको कौन हेल्प करते, कौन मदद करते थे, जॉबर्स। बिल्कुल सही, जॉबर्स करते थे, जॉब दिलाते थे, वेबर्स तो नहीं, तो ना एक्सपोर्टर ना ये, तो इसका आंसर सिंपल था, जॉबर्स जो थे जो इंडस्ट्री को में नई वैकेंसीज के लिए जॉब को दिलवाते थे, ठीक है, इनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता था। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप। ओके, बहुत इजी है, बहुत जीके वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसने आविष्कार की थी यूरोप के अंदर, ठीक है। तो मैं बता दूं, ये की थी, बहुत फेमस थे हमारे, जर्मन के थे, ठीक है, जर्मन के थे, गोल्ड स्मिथ थे बेसिकली, यानी ये सुनार से गोल्ड स्मिथ, जर्मन के गोल्ड स्मिथ थे, जिनका नाम था क्या था, जोहानन गुटेनबर्ग, ठीक है। इन्होंने की थी अराउंड, वही अभी बताया मैं, अराउंड 440 के अराउंड प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, 440 या 436 इसके अराउंड प्रिंटिंग प्रेस का उन्होंने आविष्कार किया था जोहान गुटेनबर्ग में, ठीक है, जो पेशे से क्या थे हमारे, गोल्ड, मतलब जर्मनी के गोल्ड स्मिथ थे, ठीक है। तो इसका आंसर मिल चुका आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी निपटाते हैं, ठीक है, मजा तो आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करेक्ट मैच करना है, चूज द करेक्ट मैच। अब इसमें भी पहला क्वेश्चन की तरह क्या, मैच करना है, कौन सा सही, जब सही मिलान है, कौन सा सही मैचिंग है वो करनी है मैं, ठीक है। करेक्ट मैच देखते हैं, चलो बेटा 17 क्वेश्चन में चलते हैं। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको करना क्या है, करेक्ट मैच। इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट मैच है, आ जाओ, करेक्ट मैच कौन सा है। चलो बेटा 17 क्वेश्चन में चलते हैं। 17 क्वेश्चन में बोलूँगा चूज द करेक्ट मैच, बोलते नहीं हो, सॉरी कैसे बोलोगे, ठीक है। करेक्ट मैच करना है, ठीक है। तो बताओ मार्टिन लूथर कहाँ के थे यार, मार्टिन लूथर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, मार्टिन लूथर कहाँ के थे भाई, मार्टिन लूथर थे, ऐसे नहीं बता, अच्छा बताया नहीं मैंने, यूएसए के थे मार्टिन लूथर, ठीक है, यूएसए के, वो एक अमेरिकन पादरी, ठीक है, बैपिस्ट थे, जिन्होंने ब्लैक अमेरिकन के लिए, इक्वल राइट्स के लिए बहुत नॉन वायलेंस मूवमेंट की है, ठीक है। मार्को पोलो इटली के थे यार, इसके अंदर तो वैसे ही मिल गया, मार्को पोलो भाई इटली के थे, ठीक है। और ये एक वहाँ के इटली के वेनिस से, इटली में जगह है वेनिस, इटली के वेनिस के थे, और वहाँ के वो मर्चेंट थे, व्यापारी, ठीक है, मर्चेंट बिजनेसमैन, ठीक है। और ये इनको कहा भी जाता है कि उस समय के जो सिल्क रोड था ना, सिल्क रूट
सुना होगा आपने, नहीं सुना सुन लो। तो सिल्क रोड था, जो सिल्क रोड थे उसके जो सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग के जो बिगिनर्स मतलब फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे जो जाते थे उनसे जो बिजनेस करते थे उनमें से एक थे मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो आंसर मिल चुका है। फिर बाकी देख लो, लुइस सेबास्टियन कौन थे भाई? लुइस सेबास्टियन फ्रांस के थे। ठीक है, फ्रांस के थे। और राजा रोमान तो आपको पता है इंडिया के थे। इन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत ये सोशल वर्कर थे, समाज के उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ठीक है, बेसिकली लड़कियों के लिए, बेसिकली गर्ल्स के लिए बहुत सारे काम किए, उनके लिए एजुकेशन के लिए, ठीक है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, राजा रोमान। तो उसका आंसर मिल चुका हमारा मार्को पोलो, बी ऑप्शन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 18 क्वेश्चन करते हैं। 18 क्वेश्चन हमारा अगेन असेट्स एंड रीजनिंग वाला आ चुका है, देखते हैं। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन, बिल्कुल सही। ठीक है, सबसे पहला सिंबल जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में आया ना, तो सबसे पहला जो सिंबल था, ठीक है, जब 1730 में जब पहली इंडस्ट्री सेटअप की गई तो नया सिंबल जो था वो क्या था हमारा? कॉटन था। ठीक है, उसके बाद हाँ, उसके बाद रीजन क्या, रीजन जान लो क्या लिखा हुआ है। इन विक्टोरियन ब्रिटेन इंडस्ट्री डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन्स डेट गॉट आउट ऑफ द ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल, बिल्कुल सही भाई। विक्टोरियन जो ब्रिटेन में जो विक्टोरियन एरा था, विक्टोरिया का जब टाइम था, तो उस समय जो इंडस्ट्रियल थे, जितने भी बिजनेसमैन थे ना, वो नहीं चाहते थे नई मशीनों को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, ताकि वो, क्योंकि इनके पास लेबर बहुत थी, लेबर इतनी थी, ठीक है, बहुत लेबर थी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही थी, बहुत बेरोजगारी, लेबर के काम थे, और वो चाहते नहीं थे कि भाई हम मशीन को यूज करें। ठीक है, और वो रीजन भी था नहीं यूज करने के लिए, क्योंकि मशीनें उस समय बहुत महंगी थी, ज़्यादा कैपिटल, लार्ज कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो नहीं चाहते थे। ये भी ठीक है, पर क्या रीजन इससे ताल्लुक रखता है? नहीं, इससे रीजन ताल्लुक नहीं रखता है भाई। ये तो उस समय कॉटन तो उसका एरा था ना, ठीक है, कॉटन तो उसका एरा था, बट इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों बातें ठीक है, बट इसका रीजन इससे ताल्लुक नहीं रखता। तो उसका आंसर कौन होगा? बी होगा, बोथ ए एंड ट्रू बट रीजन इज नॉट। इसका क्या से लिंक, वो तो अलग ही हो गया। ओके, चलो 19 पे चलें अभी इसी बात पर। 19 क्वेश्चन भी अगेन वही हमारा है, क्या है हमारा 19 क्वेश्चन? अगेन असेट्स एंड रीजन वाला। चेक करें, व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्री बिगन सेलिंग क्लोथ्स इंडिया दे पुट लेबल ऑन द बंडल्स। मैनचेस्टर को बोलते हैं हम लोग भाई फॉरेन गुड्स, ठीक है, यानी ब्रिटिश गुड्स। फॉरेन गुड्स ना करके मैं ब्रिटिश गुड्स बोलूँ ज़्यादा बेटर है। ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश गुड्स को बोलते हैं हम लोग क्या? मैनचेस्टर। ठीक है, तो मैनचेस्टर जब जो मैनचेस्टर के जो उद्योगपति थे, यानी जो मैनचेस्टर के बिजनेसमैन थे, उन्होंने इंडिया के अंदर बेचना चालू कर दिया। और वो क्या करते थे? क्लोथ पर क्या लगाते थे? लेबल लगा देते थे। ठीक है, मतलब समझ लो ना, लेबल लगा देना, टैग लगा देना। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा करते थे वो, ये पहचान थी। उसके बाद रीजन क्या है? द लेबल वॉज अ मार्क ऑफ क्वालिटी व्हेन दे बायर्स सॉ मेड इन मैनचेस्टर राइट इन द बोल्ड ऑन द लेबल दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द बाइंग। हाँ बिल्कुल सही भाई, वो लेबल लगाने का रीजन बस ये था कि बायर को एक तरह से क्वालिटी प्रोवाइड करना, कि अच्छी क्वालिटी की। और मैनचेस्टर वाला कपड़ा था ना, वो थोड़ा सा मतलब सही भी था, फिनिशिंग अच्छी थी उसकी, ठीक, क्वालिटी भी अच्छी होती थी। तभी तो हमारा कॉटन सिल्क जो था, कॉटन था जो सिल्क था, वो हमारा धीरे धीरे खत्म होने चला गया, इसी वजह से खत्म हो गया। ठीक है, टैक्सेस भी बढ़ गए थे, वो रीजन तो और भी थे, बट पॉलिस्टर हम यूज करने लगे थे। मैनचेस्टर जो ब्रिटिश कपड़ा था, वो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगी। बहुत ईजी था और कलर में था ना, बहुत सारे कलर्स में थे, चीप पड़ता था, सस्ता पड़ता था। ठीक है, बहुत सारे रीजन थे। तो फिलहाल के लिए ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही है कि जो मैनचेस्टर लिखने का रीजन था क्वालिटी को शो करना, और साथ साथ वो बोल्ड में लिखते थे ताकि वो जो बायर था खरीदने वाला बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करके हाँ मैंने सही खरीदा है। तो ये इसका रीजन भी सही है, मैनचेस्टर का लेबल लगाने का रीजन भी था। तो इसका ऑप्शन जो बिल्कुल ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, बोथ ए एंड आर ट्रू और आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो बहुत बहुत थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, द ओल्ड जापानीज बुक डायमंड सूत्रा, ठीक है, प्रिंटेड इन एडी, बिल्कुल सही भाई। सबसे पुरानी जो बुक है ना, वो डायमंड सूत्रा थी, जो एडी में प्रिंट की थी। ठीक है, और इसका रीजन ये था कि भाई ये जो जापान से
कुछ मतलब कह सकते हो चाइना से कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज आए थे, मतलब वहाँ के जो होते हैं ना, जो धर्म को फैलाते हैं, वो लोग आए थे और उन्होंने ही ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था जापान, और वहाँ बुक छापी थी। रीजन देखें क्या वही है, बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान अराउंड। हाँ बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है। यही चीज़ तो मैं बता रहा था कि बुद्धिस्ट मिशनरी इधर जो चाइना से आए थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये टेक्नोलॉजी को जापान में और इस समय। तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। तो बेटा 20 क्वेश्चन दोस्तों हमने कर लिए हैं, ठीक है, मज़ा आया होगा, मैंने कुछ एक्सप्रेशन भी दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा जियो के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर, 20 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से समझ लेना और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।